Hello dear friends, this is Sonu Kumar and you're watching me on YouTube. Today we are going to discuss class 11 chemistry states of matter. First of all, I would like to show you some notes that how we can prepare this note. So you can see on the screen the states of matter. The states of matter of prime importance of physicists everyday elements and compounds from three physical states of matter. However, there are many other states less common but equally important. The liquid crystal state of certain compounds has the properties of solids as well as liquids and is the basic of electrophonic displays. More states are obtained when the particles are lighter, the electrons in metals and ceramics undergoes a change due to which electricity is conducted without dispersion. Thus, matter is classified mainly into the three categories depending upon the physical state, namely solid, liquid and gaseous state. तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब मैटर की अवस्थाएं, मैटर का वो रूप जो किस तरह से वो बनेगा, क्या होता है। हम सब जानते हैं कि जनरली मैटर को तीन भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं तो हर स्टेट में बहुत ही कम इक्वलिटी है। मतलब सॉलिड लिक्विड के या लिक्विड गैस के एक बात करें हम तो सिर्फ और सिर्फ इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उस चीज़ को अगर आप कंपेयर करो तो देन दे आर इक्वल। बट उनके शेप, उनके साइज, उनका फोर्सेस, इन सब में तीनों चीज़ अलग अलग हो जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इसके बारे में हमें पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे प्लाज्मा है, बीईसी है, बहुत सारे ऐसे हैं, बट हमें जो पढ़ना है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो मतलब आप प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं इसको कि सॉलिड हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड is a result of strong forces of attraction between its constituent particles which keep them together in a fixed position and arrangement. Liquids also have a definite volume but no definite मीन्स अगर आप बात करें तो उनका डिफिनिट वॉल्यूम होता है बट शेप जो होता है वो डिफिनिट नहीं होता है, राइट। तो जैसे कि आपने देखा भी यहाँ पर कि उनका जो शेप है वो डिफिनिट नहीं होगा। दे take the shape of the container in which they are placed. This is due to relatively weaker force of attraction among the particles of the liquid. And gases have neither a definite volume nor a definite shape. They fill the container completely in which they are placed. This is due to the fact that the force of attraction among the particles of the liquid is almost zero and they are free to move independently to each other. जैसे कि आप जानते हैं कि सॉलिड का फिक्स्ड शेप, साइज, वॉल्यूम होता है। लिक्विड का जो है सिर्फ वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप साइज जो है जिस बर्तन में डालेंगे उस आकार का हो जाता है। और गैस की तो हम बात ही नहीं कर सकते, गैस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है, ना साइज होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तो हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर में कि क्या पढ़ना है हमें स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले तो डिस्टिंक्शन अमॉन्ग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या डिफर करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो इसका ये डिस्टिंक्शन है जो आप देख सकते हो किस तरह से आपको इसको रीड करना है, क्या 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 प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में और किस तरह से वो सॉलिड, लिक्विड या गैस एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है, सॉलिड का वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है, सॉलिड के इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस होते हैं। इंटर पार्टिकुलर जो स्पेस है वो लगभग नगण्य है, निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस, अगर पार्टिकुलर मोशन की बात करें तो इसमें पार्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेटरी मोशन। और पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स करें तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। कंप्रेसिबिलिटी करें तो इनकम्प्रेसिबिलिटी, और डेंसिटी की बात करें तो वेरी हाई डेंसिटी। ये सारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ थी। लिक्विड का जो शेप होता है इनडिफिनिट, वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है और comparatively weaker interparticular forces, comparatively larger interparticular spaces, particle motion is very slow, particles are loosely packed, they are compressible, they are having a low density. गैस की बात करें तो indefinite shape and indefinite volumes, interparticular forces,
आर नेग्लेक्सिबल। इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस कैसा होता है, लगभग नेग्लेक्सिबल के बराबर में होता है, इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस नहीं के बराबर में होता है। वेरी लार्ज इंटरपार्टिकुलर स्पेसिस, particle motion is very rapid and also random. Particles are very loosely packed, it is very high compressibility and very low density. तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी और जिसको हमने अलग अलग किया, डिस्टिंक्शन बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम लोग वंडरवाल फोर्स के बारे में जानेंगे। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स like atoms and molecules. This term does not include the electrostatic force that exists between the two oppositely charged ions and the forces that hold atoms or molecules together, that is covalent bond. The interactive intermolecular forces are called van der Waals forces. The attractive intermolecular forces are called van der Waals forces in honor of Dutch scientist Johannes van der Waals 1837 to 1923, as he had explained the deviation of real gases from the ideal behavior through these forces. Van der Waals forces vary considerably in magnitude and include dispersion forces or London forces, dipole forces and dipole induced dipole forces. तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्शन, जब दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात ही हम नहीं करते हैं। यहाँ पर जो है आयनिक कंपाउंड नहीं है और ना ही आयनिक बॉन्ड है, तो यहाँ पर किस तरह से एटम्स मॉलिक्यूल में एक दूसरे के साथ पकड़ते हैं। तो यहाँ पे ना तो हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं और ना ही आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग बताते हैं कि किस तरह से van der Waals फोर्सेस एक्ट करता है। इसका नाम van der Waals फोर्सेस इसलिए रखा गया है कि डच के एक साइंटिस्ट थे जॉन्स van der Waals, जिनका जन्म 1837 में हुआ था और डेथ 1923 में। तो उन्हीं ने इस फोर्स का खोज किया था, जिसके आधार पर हम इसको van der Waals फोर्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहें तो वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। तो जॉन डिरिक van der Waals. John Diederik van der Waals was a physicist born on November 23rd, 1837 in Leiden, Netherlands. He won the Nobel Prize in 1910 for his research on the gaseous and liquid state of matter. His work made the study of temperature near absolute zero possible and also lead Sir James Dewar of England and Heike Kamerlingh, once of the Netherlands, to the determination of the necessary data for the liquefaction of hydrogen and helium. He is well known for the van der Waals equation, which is also known as equation of state. It explains the properties of real gases. He died in Amsterdam on March 8, 1923. तो ये हमारे साइंटिस्ट के बारे में था, किस तरह से उन्होंने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की थी और किस तरह से उनके नाम के आगे में आज हम इस चीज़ को जान रहे हैं। चलिए अब हम लोग फोर्स की बात करें, इंस्टेंटेनियस डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड और इंट्रैक्शंस। The electrons of neutral molecules keep on oscillating with respect to the nuclei of atoms. As a result, at a given instant, one side of the molecule may have a slight excess of electrons relative to the opposite side. The electrons of neutral molecules keep on oscillating with respect to the nuclei of atom. आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, डायनामिक पार्टिकल है, वो अपने न्यूक्लियाई के रेस्पेक्ट में घूमते रहता है। जैसे ही वो घूमते रहता है तो इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा आगे पीछे अपोजिट साइड्स होते रहते हैं, राइट। और नन पोलर जो भी मतलब मॉलिक्यूल्स है वो मोमेंटरली सेल्फ हो जाते हैं, मतलब वो अपने आप से पोलराइज्ड हो जाते हैं। This polarized molecule may induce a dipole moment in the neighboring molecule. These two induced dipole then attract each other. This momentary dipole induced dipole interactions are also called London forces or dispersive forces. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है और इंड्यूस्ड डाइपोल ऑन द नेबरिंग हीलियम एटम रिजल्टेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस। किस तरह से कोई भी न्यूट्रल एटम इंड्यूस होता है या फिर वो किस तरह से पोलर हो जाता है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले तो आप ये फ्लो चार्ट डायग्राम देख लीजिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, van der Waals फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर रिपल्सन। van der Waals फोर्सेस में लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। किन चीज़ों पर इनका जो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला द साइज और मॉलिकुलर मासेस। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एज द साइज और मॉलिकुलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स
halogens, noble gases etc. increase as the molecular masses of the molecule increases. दूसरा अगर मैं बात करूँ geometry shape, for example isomer of normal pentane. Normal pentane का जो isomer होता है has the higher boiling point than neopentane because the former is zigzag chain with the larger sites of contact and hence large intermolecular forces, whereas the latter is nearly spherical and hence has less contact and weaker forces. तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये साइज ऑफ द मॉलिक्यूलर, ज्योमेट्री ऑफ द शेप्स एंड द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ये जो आप देख रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स द van der Waals forces are mainly due to electrical interaction between the oppositively charged ends of molecules called dipole dipole interaction. तो आप ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, हाउ डू अट्रैक्ट विद ईच अदर. फॉर एग्जांपल gases such as etc. have permanent dipole moment, as a result of which there is an appreciable dipole-dipole interaction between the molecules of these gases. The magnitude of this type of interaction depends upon the dipole moment of the molecules concerned. Evidently, greater the dipole moment, stronger is the dipole-dipole interaction. Because of this interactive forces or attractive forces, these gases can be easily liquefied. अगर हम बात करें dipole induced dipole interaction, a polar molecule may sometimes polarize a non-polar molecule which lies in its vicinity and thus induces polarity in the molecule, just as a magnet induces magnetic polarity in the neutral piece of iron lying close by. The induced dipole then interacts with the dipole moment of the first molecule and thereby the two molecules are attracted together. So you can see this dipole induced dipole, water plus xenon. What will happen? The magnitude of this interaction evidently depends upon the magnitude of the dipole moment of the polar molecule and the polarizability of the neon, that's our polarizability of the non-polar molecule. You can see your polar and non-polar molecules. The solubility of inert gas increases from helium to radon due to corresponding increasing in magnitude of the dipole induced dipole interaction, as the polarizability of the noble gases increases with the increase in the size from helium to radon. So here you can see in this video we will have already discussed about these questions. You have to write these question answers also, okay? So that's why I'm giving you this homework for this exercise. I hope all of you can understand and all of you can fulfill also. So it's very easy, you can do. I hope everybody can do it very easily. So not an issue. Everybody will work on it. So I hope all of you have noted these 4 questions, and in the next video we'll discuss about the rest of the things. You have to just focus these questions and some of the solutions also I'm showing you. In the next video I'll explain about it. That's all for today. Thank you very much. Have a nice day. After then we'll discuss about other things.